मेटलैंड स्टार्ट कर लेते हैं। ये ना मेटलैंड का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, अब इसके दौरान हम लोगों ने मेटलैंड की बुक के बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो डिस्कस करने हैं। इसके अंदर वो कहता है जो मेटलैंड है ना, वो यहाँ पे सबसे पहले हमें मेटलैंड का यही पता होना चाहिए कि ये इंटायर बुक, इसकी जितनी भी टेक्निक्स हैं और इसका थॉट प्रोसेस क्या है और ये किस चीज़ को लेके चल रहा है। वो कहते हैं कि जो मेटलैंड है ना, वो मेनली मैनिपुलेशन पे चल रहा है। ठीक है, मेनली जो इसका काम है ना, पैसिव मूवमेंट्स करवाना है। ठीक है, जैसे कि हम मूल्य गन में एक्टिव मूवमेंट करवा रहे थे, कोई सस्टेन प्रेशर देकर एक्टिव मूवमेंट करा रहे थे, या फिर हम किल्टन बोर्ड में लूजनिंग स्ट्रेचिंग टाइटनिंग वगैरह करवा रहे थे। ठीक है, ट्रैक्शन वगैरह दे रहे थे। जो मूल्य मेटलैंड है ना, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि पैसिव मूवमेंट देकर मैनिपुलेट करा देना, कोई सस्टेन स्ट्रेच दे देना, या फिर ऑसिलेटरी पैसिव मूवमेंट करा देना। मतलब मेटलैंड में जितनी भी मूवमेंट है ना, वो पैसिव मूवमेंट्स है। उसके बाद आपको पता है कि जाहिर सी बात है, हमारे बहुत एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी मैनिपुलेट नहीं कराना या थ्रस्ट नहीं देना, ये अच्छा नहीं है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। इस बुक में मेनली वो यही बार बार बता रहा है कि मैंने जितने, वो कहता है कि कोई भी ट्रीटमेंट है ना, उसके नुकसान होते हैं। ठीक है, ये एक नई टेक्निक है जिसकी वजह से जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं या कुछ डॉक्टर्स हैं, वो इस टेक्निक से इन टेक्निक से डरते हैं। पर वो कहता है ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। इसका नुकसान तब होता है जब आप बिना सोचे समझे कोई भी टेक्निक को अप्लाई करते हैं। और वो कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बिना सोचे समझे, कोई भी रैशनली आप पकड़ के किसी का जॉइंट उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, उसके साइन और सिम्टम को एनालाइज नहीं करते, तो किसी भी ट्रीटमेंट का यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम इसी चैप्टर में, पहले चैप्टर में उसने डिफरेंट यही पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। उसने सबसे पहले बताया कि ये पैसिव मूवमेंट है, फिर उसने बताया हुआ है मैनिपुलेशन का क्या रोल है यहाँ पे, फिर उसने बताया हुआ है ये मोबिलाइजेशन भी इसमें करवाते हैं। ठीक है फिर वो कहता है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं, उनको असेस करते हैं। टेक्निक्स और असेसमेंट आपस में इनका क्या रोल है। फिर एक जो थेरेपिस्ट परफॉर्म कर रहा है ना, उसकी मोड ऑफ थिंकिंग इतनी इम्पोर्टेंट है ना कि लिटरली उसने 2 3 4 5 चैप्टर और जितने अर्ली चैप्टर्स हैं वो असेसमेंट, एग्जामिनेशन, कम्युनिकेशन, प्रोग्नोसिस, मतलब आपने ट्रीटमेंट को अप्लाई करने से पहले और ट्रीटमेंट अप्लाई करते करते ही 90% आपने पेशेंट को ठीक कर लेना अपने दिमाग के अंदर। मतलब कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस इतनी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे एक ब्रिक वॉल कॉन्सेप्ट बताया है कि आपकी इंफॉर्मेशन 2 खानों में रखनी है। जो एनाटमी फिजियोलॉजी जो आपने पढ़ा है ना, जो आपने कॉलेज, फॉर एग्जांपल एक थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट कॉलेज में अपनी स्टडी करता है, वो जितनी भी उसकी थेरेटिकल नॉलेज है वो एक तरफ रखेगा, अपना एक्सपीरियंस, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज एक तरफ रखेगा, अपनी स्पेकुलेशन कि उसको लग रहा है कि मेरे पास ये पेशेंट आया तो उसको ये डिजीज है, सारी इन्फॉर्मेशन एक साइड में रखेगा। और जितना भी उसका जो उसने हिस्ट्री ली है, साइंस जो नज़र आ रहे हैं पेशेंट को, जो अपनी आंखों से वो देख रहे हैं चीज़ें, वो पेशेंट को एक खाने में रखेगा और पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेगा, डिफरेंट डिफरेंशिएशन टेस्ट परफॉर्म करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, उसको सुनेगा, अपनी प्रॉपर एनालिटिकल असेसमेंट करेगा। ठीक है, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करेगा और आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 वो पेशेंट को डायग्नोज कराएगा। ठीक है, प्रॉपर उससे एरिया पूछेगा किधर दर्द है, फिर पूरा डिफरेंशिएट टेस्ट करेगा अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फिर फिर एक प्रॉपर टेस्ट करा के रिवर्स प्रोसेस में टेस्ट कराएगा उसको, फिर पता लगेगा उसको कि अगर को वो टेस्ट करवाता है उससे बेबी दर्द कम ज़्यादा होती है, फिर उससे उसको आगे पता लग जाएगा हाँ ये डिजीज़ है। तो मतलब आपने जो है ना, आएगा पेशेंट आपके पास, आपने उसको असेस करना है, ब्रिक वॉल से थिंकिंग करनी है, डायग्नोज करने की कोशिश करनी है उसको, और साथ ही आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। तो वो कहता है कि मैनिपुलेटिव ये ट्रीटमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना। ये देखो, आपके पास कोई पेशेंट आया, इसका डायग्नोसिस आपने कोई टेस्ट वगैरह, आप एक्सरे एमआरआई तो नहीं करा दे जो लिखा आपको आ जाएगा। आपने फिजिकल साइड एंड सिम्टम्स की बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है। तो आपने क्या करना है कि पेशेंट आएगा, आपने उसको अच्छी तरह असेस करना है पेशेंट को, और आपने फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, और इस तरह आपको बहुत हेल्प होगी और आपने थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो अच्छी प्रॉपर एनालिटिकल थिंकिंग से काम करना है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेसिक असेसमेंट, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसकी। ठीक है, अब इसके बाद हम ना स्टार्ट कर लेते हैं। वो कहता है कि मैनिपुलेटेड ट्रीटमेंट हम करते हैं और ये एक एम्पिरिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ये मोस्टली बुक इंटायरली मैनिपुलेटिव और मतलब
पैसिव मूवमेंट वाली ट्रीटमेंट के ऊपर बेसिस है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिपुलेशन ही ना वो क्लेम कर रहा है और ना ये बात वो कह रहा है कि मैनिपुलेशन ही जो है ना ओवरऑल मैनेजमेंट कर सकती है जितने भी वर्टिब्रल डिसऑर्डर है उसके। वो कहता है, अब देखो उसने ना यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है अपनी बुक को। वो कहता है कि मेरी जो ये है ना गोल्फ की तरह सीधी सीधी नहीं है, कि हमने कोई एक, जैसे आपके पास फ्रैक्चर का आ गया तो आपने जी उसकी फिक्सेशन वगैरह कर दी, उसकी रिडक्शन कर दी। ये नहीं है हमारे यहाँ। हमने क्या करना है कि हमने चेस की तरफ थिंकिंग करनी है, बहुत हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो हमारी चेस या फिर हमारी जो है ना जो हम वो गेम खेलते होते थे ना कार्ड्स वाली, उस तरह वाली गेम है कि आपने कम्युनिकेशन भी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, असेसमेंट भी करनी है, ठीक है। कार्ड्स की तरह की गेम है, मतलब आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और प्रॉपर आप लोगों ने कम्युनिकेशन रखी होती है। अब वो कहता है कि की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा इसका सबसे ज़्यादा की कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी जितनी भी नॉलेज है, आपकी स्किल है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने उसको मिलाकर आपने फिर अपने आप डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि आपने पेशेंट को असेस कर लेना, देख लेना, फिर आपने मूवमेंट करवानी है और देखना है कि उसका पेन रिस्पॉन्स आता है और आपका जो आप ट्रीटमेंट करवाएंगे वो किस तरह अडैप्ट करती है उसके करंट एपिसोड के अंदर। फिर आपने स्पेसिफिक मोड ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए जब आप किसी भी गिवन डायग्नोसिस के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि आपके पास 3 मेन फीचर्स हैं मैनिपुलेटिव जो है मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से हमने मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे पहले यही है कि आपने एनालिटिकल कॉन्टीन्यूस एनालिटिकल असेसमेंट करनी है। तो मेडिकल प्रोफेशंस को भी एहसास हो गया कि ना ही यार ये लोग अच्छी तरह असेस करते हैं और इनको पता है कि टेक्निक को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। और अगर वो टेक्निक काम नहीं कर रही होती तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। मतलब कि दूसरे प्रोफेशनल्स को हमने अपने एनालिटिकल थिंकिंग, अपनी जेंटलनेस के थ्रू, अपने रिफाइनमेंट और डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के थ्रू, और अपनी अच्छी लैंग्वेज और अपने अच्छे ग्रेड्स यूज़ करके, मतलब एडवांसमेंट करके लोगों को बिलीव करवा लिया कि ये भी अच्छी हैं टेक्निक्स, ठीक है। तो वो कहता है कि रियलाइज़ हो गया मेडिकल प्रोफेशनल को कि ये कॉर्डिनेट एनालिटिकल असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक और ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेशन और आफ्टर द सेशन, और फिर ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तब भी रीअसेस करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जेंटल होता है, जो शुरू शुरू के होते हैं ना वो जेंटल टेक्निक्स होती हैं, कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स नहीं है, और हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको प्रोग्रेस करते हैं। फिर हम डेमोन्स्ट्रेटेबल इफेक्ट आता है ट्रीटमेंट का, कि मतलब आपके पास पेशेंट आए, विजिबल डिफरेंस आता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। और फिर उसको हम डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस उसका करके भेजते हैं। तो फिर क्या है कि इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ मैनिपुलेशन क्यों है, कॉन्टिन्यूस एनालिटिकल असेसमेंट की वजह से, जेंटल है हमारी टेक्निक्स की वजह से, और इफेक्टिव है हमारी विच कैन गिव रिफाइनमेंट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, कि हम जो टेक्निक परफॉर्म करते हैं वो आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को रिफाइन कर देती है। उसके बाद वो कहता है कि हम लोगों ने पहले बहुत से डिज़ास्टर्स वगैरह होते रहे हैं, पर वो ज़ाहिर सी बात है वो यही यहाँ पे इसने देखा कहा है कि 10,000 में से मतलब कि लाखों में से कोई एक होता है। 16,000 मैनिपुलेटर थे, उसमें लाखों आते थे, किसी एक में इंसिडेंट हो जाता था, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम दूसरे ट्रीटमेंट्स में भी होता है। फिर उसके बाद डिज़ास्टर जो है ना को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वही बात एनालिटिकल असेसमेंट करते हुए जेंटल हमने एप्लीकेशन करनी है, और आपने पेशेंट का रिस्पांस को असेस करना है। मतलब कोई लेटेंट बाद में एक्जर्बेशंस तो नहीं हो रही, बाद में कुछ उसके साइड इफेक्ट तो नहीं आ गए, और आपने इनिशियल टेक्निक से ही सिलेक्ट की थी। फिर रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग आफ्टर जब आप अप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आपने देखते रहना है, असेस करते रहना है। उसके बाद उसने बताया कि पैसिव, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे पैसिव मूवमेंट का है। तो पैसिव मूवमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि पैसिव मूवमेंट मीन मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ या वन पार्ट ऑफ अ बॉडी परफॉर्म बाय ऑन अ पर्सन बाय एन अदर, किसी और से परफॉर्म किए जाते हैं, और पीस ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, वही अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि कॉन्टिन्यूस स्टैटिकल असेसमेंट करनी है, इनिशियल टेक्निक जेंटल होनी चाहिए, रीअसेस रिस्पॉन्स करना है। पैसिव मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट आगे दो तरह की होती है, एक असेसरी होती है जो जो आपका पेशेंट आप खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, फिजियोलॉजिकल होती है जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर वो पेशेंट एक्टिवली भी परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैनिपुलेशन जो है वो एक पैसिव मूवमेंट है, जो कि इस एक स्मॉल एम्पलीट्यूड की, मतलब छोटे आर की छोटी रेंज ऑफ मोशन की
छोटे एंगल की मैनिपुलेटिव थ्रस्ट है, मतलब आपने एंड रेंज पे जाके थोड़ा सा थ्रस्ट देना है और इसको हाई स्पीड पे परफॉर्म किया जाता है और ये टेक्निक पेशेंट खुद स्टॉप नहीं कर सकता, इतनी फास्ट होती है ये, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे यही है कि ये पैसिव मूवमेंट है किसी भी तरह की, और मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन और पैसिव मूवमेंट यूज़ कर रहा होता है आपके पास जो थेरेपिस्ट है। फिर पैसिव मूवमेंट टेक्निक किसी भी स्ट्रक्चर, वो किसी भी ट्रीटमेंट करती है किसका, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का। उसकी स्पीड इतनी होती है कि जो इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है, कर रहा होता है कि उसको जाहिर सी बात है वो इतना एबली इतना प्रिवेंट नहीं कर सकता। और हमेशा स्टार्टिंग जो होती है ना आपने जेंटल करनी है, स्मॉल रेंज में करनी है और रेयरली फोर्सफुल होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मोबिलाइजेशन। जो मोबिलाइजेशन है ना वो आपके आगे दो तरह की होती है। एक सस्टेन मोबिलाइजेशन होती है जो आपने ज़्यादा देर तक नहीं जानी है, और ऑसिलेटरी होती है जो स्मॉल छोटी छोटी मूवमेंट होती हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये मोबिलाइजेशन पेशेंट प्रिवेंट कर सकता है इजीली और परफॉर्म इन सच अ मैनर दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेशेंट। और डोंट सी वही दो टाइप्स होती हैं, सस्टेन्ड होती है और पैसिव ऑसिलेटरी होती है। ये 2-2 सेकंड की होती है, क्विकली परफॉर्म की जाती है, स्मूथली स्केटो और स्मॉल या फिर लार्ज एम्पलीट्यूड की भी हो सकती हैं, टोटल रेंज तक जाती हैं। डिस्ट्रैक्शन या आप इसके अंदर डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेशन, या आप अलग कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर सस्टेन्ड होती है जिसके अंदर आपने छोटा सा एम्पलीट्यूड होता है, छोटा आर्क होता है, मतलब छोटा छोटा आर्क होता है और ऑसिलेशन परफॉर्म की जाती है लिमिट ऑफ रेंज, मतलब तकरीबन एंड ऑफ द रेंज पे जाके स्ट्रेचिंग की जाती है। फिर पैसिव मूवमेंट फंक्शनल, अच्छा पैसिव मूवमेंट हम करवाते क्यों हैं, इसकी रीजंस क्या है। रेंज ऑफ पेन को कम करने के लिए, सेवरल पर्पजेज हैं, रिलीव करने के लिए, पेन को रिस्टोर करने के लिए रेंज ऑफ मोशन को, ठीक है। फिर फंक्शनल गेन करवाने के लिए, फिर परफॉर्म की जा सकती है ऑसिलेटिव और सस्टेन मैनर में। फिर मैनिपुलेटिव थेरेपी जो है इसके अंदर उन्होंने यही बताया हुआ है कि ये इसके अंदर हम लोगों को डिफरेंट सिम्टम्स वगैरह आ जाते हैं और होल पिक्चर, होल कॉन्सेप्ट आपने इसके अंदर देखना होता है पेशेंट का। फिर अब हम आगे इसकी डिफरेंट टेक्निक्स जो के रिलेशनशिप्स हैं और जितनी भी ब्रिक वॉल वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है।